तो मसल डिस्ट्रोफी शुरू करते हैं। मसल डिस्ट्रोफी से क्या होती है? ये हेट्रोजीनस ग्रुप रहता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ मसल का। हेट्रोजीनस क्यों बोला मैं? क्योंकि है ना, ये जो है पार्शियलिटी करता है, मतलब मेल्स में होगा या फीमेल्स में होगा, देखते हैं हम कैसे होता है। ये ज़्यादातर जो शुरू होता है ना, ये तेरे चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस आती है और मसल वेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब वीकनेस आ जाएगी बॉडी में और मसल कम होने लगेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम एक्स लिंक्ड मसल डिस्ट्रोफी। तो एक्स लिंक्ड मसल डिस्ट्रोफी देख दो टाइप की होती हैं। एक होती है दो चीनी मसल डिस्ट्रोफी, एक होती है बेकर मसल डिस्ट्रोफी। ठीक है, जो दो चीनी वाली होती है वो कॉमनली मिल जाती है सब में और वो ज़्यादा सीवियर रहती है। ठीक है, अब उसका पैथोजेनेसिस एंड हम क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो देख क्या क्या होता है, मैंने बताया ना कि एक्स लिंक्ड होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक XP21 करके, मतलब मेरे बर्थडे डेट XP21 करके एक रीजन होता है, वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जीन में। ठीक है, और वो जो जीन होती है ना, वो क्या कोड करती है? मतलब 427 KD प्रोटीन को कोड करती है, जिसका नाम क्या होता है? डिस्ट्रोफिन। ठीक है, अब देख 27 आ रहा है ना, नानू का बर्थडे हो गया, तो 427 KD जीन जिसका नाम होता है डिस्ट्रोफिन को कोड करती थी, जो जीन कहाँ पे प्रेजेंट होती थी? XP21 रीजन पे। अब जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ आई हैं वो डिलीशन की वजह से आई हैं। डिलीशन किसकी कैसे हो सकता है? या तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन हो या तेरा पॉइंट म्यूटेशन वाले डिलीशन हो। ठीक है, अब 2/3 जो केसेस रहते हैं वो फैमिलियल होते हैं, मतलब मर जाते हैं उसमें लोग। ठीक है, इसमें जो फीमेल रहती है वो कैरियर रहती है और मेल अफेक्टेड रहता है। अब जो तेरा डिस्ट्रोफिन और डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहता है ना, वो एक इंटरफेस बनाता है दो चीज़ों के बीच में। जो अंदर की तरफ मतलब इंट्रासेलुलरली जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल अपैरेटस रहता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या रहता है? कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स। तो उनके बीच में डिस्ट्रोफिन एंड डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एक इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का रोल क्या रहता है कि ये प्रोटीन, तो ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है तेरा कनेक्टिव टिश्यूज़ का। ठीक है, पर ये माना जाता है कि इस चीज़ की वजह से ही तेरे मायोसाइट मतलब मसल के सेल डीजनरेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तेरा डिस्ट्रोफिन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो अब देख शुरुआत से बताता हूँ कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होती है। तेरा हेट्रोजीनस ग्रुप रहता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ मसल्स का। ठीक है, ये बचपन से शुरू हो जाता है ज़्यादातर। इसमें होता क्या है कि तेरा वीकनेस आ जाती है, साथ साथ में मसल की वेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, एक्स लिंक्ड मसल डिस्ट्रोफी दो टाइप की होती है, एक डूचीनी करके और एक बेकर मस्कल डिस्ट्रोफी होती है। डूचीनी वाली जो ज़्यादा कॉमनली मिल जाती है और ज़्यादा सीवियर रहती है। ठीक है, पैथोजेनेसिस देखते हैं अब इसका। एक्स लिंक्ड रहता है, एबनॉर्मेलिटी हो जाती है कहाँ पे? तेरा XP21 रीजन पे हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक जो जीन रहती है जिसका नाम क्या होता है तेरा 427 KD करके एक प्रोटीन है, जो क्या इनकोड करता है? वो कोड करता है डिस्ट्रोफिन को। ठीक है, अभी होता क्यों है जीन में एबनॉर्मेलिटी आती क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिलीशन हो जाता है। डिलीशन दो वजह से हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। 2/3 जो रहते हैं इसमें मर जाते हैं लोग, फीमेल तेरी कैरियर रहती है, मेल तेरा अफेक्टेड ऑर्गन और रहता है। इसमें एक डिस्ट्रोफिन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, जो इंटरफेस करता है कि दो चीज़ों के बीच में, किसका? इंटरसेलुलरली तो तेरा प्रेजेंट रहता है कॉन्ट्रैक्टाइल अपैरेटस और एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट रहता है कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स का रोल क्या रहता है कि ट्रांसफ़र करता है तेरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए। पर इसकी वजह से क्या होता है, अगर तेरा मान ली डिस्ट्रोफिन प्रेजेंट नहीं है तो तेरा मायोसाइट डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं हम कि जब नॉर्मली बर्थ पे नॉर्मल रहता है सब चीज़। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कब से शुरू होती हैं? 5 साल से शुरू होती हैं। क्या होता है? पहला इंडिकेशन क्या रहता है मसल वीकनेस का कि वो मतलब उसकी वॉकिंग स्लो हो जाती है, तो वॉकिंग इज डिलेड। ठीक है, अब जो वीकनेस आएगी ना, वीकनेस उसके मतलब बीच वाले एरियाज में आएगी, जैसे कि तेरा पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल के बाद वो चली जाएगी शोल्डर ग्रिडल में भी। ठीक है, अब जब वो बच्चा तेरा 10 से 12 साल का होगा तो उसे व्हील चेयर की ज़रूरत होने लग जाएगी। ठीक है, साथ में उसे हार्ट फेलियर या फिर अरिथमियाज की दिक्कत हो जाएगी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाएगा। जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि हमारे बेसिक फीचर्स इफेक्टेड हो जाएंगे, जैसे मेमोरी चली जाएगी, अटेंशन, लैंग्वेज या प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, साथ साथ क्या होता है, सीरम क्रिएटिन काइनेस वो बढ़ जाता है शुरुआत में। ठीक है, फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ मतलब 10 साल तक बढ़ा रहता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है जब तेरा मसल मास कम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो डेथ होती है वो क्यों होती है? या तो सांस लेने की वजह से होगी या तेरा हार्ट की वजह से होगी। सांस लेने की वजह से मतलब रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी हो जाएगी या पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब जो हार्ट में होता है वो कार्डियक डी कंपेंसेशन हो जाता है, इस वजह से हमारी डेथ हो सकती है इस वाली बीमारी में। कौन सी बीमारी में? जो तेरा
डुचेनी मसल डिस्ट्रॉफी में, ठीक है। अब दिखता कैसा है, मॉर्फोलॉजिकली कैसा होता है, तो मसल की बात करते हैं। मसल और हार्ट में आता है, ठीक है। तो मसल में देख क्या होता है, मसल में हम मसल फाइबर की बात करेंगे, उसके न्यूक्लियस की बात करेंगे और साथ में कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मसल्स रहती है ना बाद में वो तेरी रिप्लेस हो जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू और फैट में, इस वजह से, ठीक है। तो मसल फाइबर्स की बात करते हैं, तो वेरिएशन हो जाता है तेरा फाइबर के साइज़ में, साइज़ इन द सेंस डायमीटर में। कैसे कि कोई कोई स्मॉल डायमीटर का रहता है, कोई कोई इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी फाइबर्स स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई तेरा वेरिएशन इन फाइबर साइज़ में, ठीक है। अब जो न्यूक्लियाई की बात करते हैं, तो न्यूक्लियाई में क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ इंटरनलाइज्ड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। अब मसल फाइबर की अगेन से बात करते हैं, या तो वो डीजनरेट हो जाएंगे या उनमें नेक्रोसिस हो जाएगा या फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में उनका रीजनरेशन भी होता है, मतलब ख़त्म भी होते हैं और बनते भी हैं। ख़त्म कैसे होंगे, नेक्रोसिस से, फैगोसाइटोसिस से और डीजनरेशन से। और बनेंगे कैसे, रीजनरेशन से, ठीक है। अब क्या होता है, जो एंडोमाइसियल्स कनेक्टिव टिश्यू का प्रोलिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि मसल जो है तेरी वो चेंज हो जाती हैं किसमें, कनेक्टिव टिश्यू और फैट्स में, ठीक है। अब हार्ट की बात करते हैं, इंटरस्टिशियल मतलब खाली स्पेस, उनमें फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। और मोर प्रोमिनेंट कहाँ पे होता है, सब एंडोकार्डियम में होता है, ठीक है। अब हम पता कैसे करेंगे कि किसी इंसान को तेरा ये है, डुचेनी मसल डिस्ट्रोफी है, ठीक है। तो हम चार चीज़ों से देखते हैं, एक तो करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट किसका करेंगे, सीरम क्रिएटिन काइनेज का। उसमें क्या मिलेगा कि हमें बढ़ा हुआ लेवल मिलेगा, ठीक है। तो फाइंडिंग्स में इंक्रीज सीरम क्रिएटिन काइनेज मिल जाएगा। मसल की बायोप्सी कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमल एविडेंस ऑफ डिस्ट्रोफिन बाय, मतलब कम एविडेंस मिलते हैं अगर हम स्टेनिंग या फिर वेस्टर्न ब्लोटिंग करते हैं तो, ठीक है। और ज़्यादा मिलेंगे हम सीरम क्रिएटिन काइनेज के हेल्प से, ठीक है। अब साथ साथ में हम एट्रोफी और हाइपरट्रोफी भी देख सकते हैं मसल्स की, एट्रोफी और हाइपरट्रोफी, ठीक है। हाइपरट्रोफी मतलब ज़्यादा साइज ऑफ फाइबर्स, एट्रोफी मतलब कम टाइप, ऐसा कुछ। अब आते हैं अगली मसल डिस्ट्रोफी पे, तो वो कम कॉमन रहती है और कम सीवियर रहती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली और इन्वेस्टिगेशन उसकी सेम रहती है। अब मॉर्फोलॉजिकली कैसे, मैंने बताया था ना कि मसल उसमें दो चीनी वाले में क्या सीन था कि मसल वाले में क्या होता था कि उसमें हम फाइबर्स की बात करते थे जो अनसिमेट्रिकल रहते थे। क्यों? क्योंकि कहीं एलोंगेटेड फाइबर्स थे, कहीं स्मॉल डायमीटर वाले फाइबर्स थे और कहीं फाइबर्स तेरे स्प्लिट हो जाते थे, ठीक है। साथ साथ में मैंने न्यूक्लियस बताया था कि न्यूक्लियस उनका ज़्यादा रहता है, ठीक है। और वो मसल चेंज हो जाती है फैट कनेक्टिव टिश्यू में। हार्ट में क्या होता था तेरा कि इंटरस्टिशियल स्पेसिस में तेरा फाइब्रोसिस हो जाता था, और मेनली कहाँ होता था, सब एंडोकार्डियम में होता था, सही है। तो इसकी ये मॉर्फोलॉजी सेम हो गई। और इन्वेस्टिगेशन हमने कैसे करी थी, क्रिएटिन काइनेज करके था, उसका सीरम में देखते थे फाइंडिंग, और मसल बायोप्सी थी, ठीक है। और एट्रोफी और हाइपरट्रोफी और तेरा मिनिमल एविडेंस डिस्ट्रोफिन के कैसे मिलते थे, दो चीज़ों से, वेस्टर्न ब्लोटिंग से और तेरा स्टेनिंग से, ठीक है। तो ये वाली होगी इसकी मॉर्फोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन में। पैथोजेनेसिस देखते हैं, पैथोजेनेसिस में वही सेम बात है कि XP21 जो रीजन है उसमें डिफेक्टेड जीन होती है, ठीक है। डिस्ट्रोफिन कम बनता है इसमें, 2/3 केसेस इसके फैमिलियल होते हैं, एक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं इसके हम, कि इसका जो शुरुआत होती है ना लेटर चाइल्डहुड से होती है, या फिर जिसे हम एडोलसेंस बोलते हैं। इसमें कार्डियक डिसीज़ कम ही दिखती है, ठीक है। साथ में इसकी जो प्रोग्रेस होती है ना, रेट ऑफ प्रोग्रेस, वो तेरी कम होती है और मोर वेरिएबल रहती है, कि किसी में कुछ भी हो जाता है, और ज़्यादातर वैसे कम ही रहती है, ठीक है। इसके जो ज़्यादातर पेशेंट रहते हैं वो नॉर्मल लाइफ स्पैन वो करते हैं, गुजारते हैं अपना। अब पढ़ते हैं नया टॉपिक जिसे क्या बोलते हैं, पॉलीमायोसाइटिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल मसल का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि सिमेट्रिकल होती हैं। तो कैसे बोलूँगा, सिमेट्रिकल प्रॉक्सिमल मसल इन्वॉल्वमेंट। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड होगी बॉडी की, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब बीच में होगी, सेंटर ऑफ द बॉडी, लाइक शोल्डर, हिप, थाई, अपर आर्म, ठीक है। ये वाली जो मसल्स रहेंगी वो इन्वॉल्व रहेंगी। और ये किसकी तरह रहती है, ये दिखती है हमें डर्मेटोमायोसाइटिस की तरह, ठीक है। डर्मेटोमायोसाइटिस में देख क्या होता है, दोनों में ही तेरी मसल वीकनेस होती है। पर जो तेरी पॉलीमायोसाइटिस होती है उसमें क्या होता है, स्किन रैश नहीं होते, और डर्मो वाले में होते हैं स्किन रैश, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं हम पॉलीमायोसाइटिस का। तो देख क्या होता है इसमें, जो सेल मीडिएटेड इंजरी हो जाती है तेरे मसल सेल्स में, ठीक है। साथ में क्या होता है, CD8+ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और मैक्रोफेज हमें किसके आसपास दिखते हैं, तेरे मसल फाइबर्स के आसपास दिखते हैं, जो कि डैमेज हो रखे होते हैं, ठीक है। जो तेरे नॉर्मल फाइबर्स रहते हैं ना सार्कोलीमा में, उनमें क्या होता है, हेला सेल क्लास 1 और हेला क्लास 2,
वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह ये जो हेल सेल होते हैं मतलब हेला क्लास के से सेल्स रहते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये तेरा पैथोजन को डिटेक्ट करते हैं, जिससे मतलब वो मारते हैं उन्हें, ठीक है। तो एक्टिवेट होके तो ये बेफालतू में एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिस वजह से दिक्कत दे देते हैं। साथ में तेरा जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ हैं वो भी दिख जाती हैं। तो क्या क्या हुआ, तेरा जो मसल सेल्स है उनमें तेरा सेल मीडिएटेड ये इंजरी हो गई। साथ में जो तेरे डैमेज मसल फाइबर्स थे उनके आसपास दो चीज़ दिखी, क्या क्या, CD8+ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और तेरा मैक्रोफेजेस, ठीक है। हेला क्लास 1 और हेला क्लास 2 मॉलिक्यूल्स तेरे इंक्रीज हो गए सार्कोलीमा में नॉर्मल फाइबर्स के, ठीक है। साथ में तेरा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बन गई, ये वाली चीज़ हो गई तेरे, इसकी पैथोजेनेसिस खत्म। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी पे, मतलब दिखेंगे कैसे। तो हमें एंडोमाइसियम के आसपास इन्फ्लामेटरी सेल्स दिख गए, ठीक है। जो तेरे नॉर्मल तेरे मसल फाइबर्स रहते हैं उन्हें आके इन्वेड कर दिया, किन्होंने इन्वेड कर दिया, CD8+ के लिम्फोसाइट्स ने और अदर लिम्फोइड सेल ने सराउंड कर लिया और इन्वेड कर दिया, ठीक है। साथ में क्या होता है, जो फेशिया है ना उसमें तेरे नेक्रोटिक और तेरा रीजनरेटिव मसल फाइबर्स फैल जाते हैं। तो बोथ नेक्रोटिक और रीजनरेटिव मसल फाइबर्स आर स्क्रेटेड थ्रू आउट फेसिकल, ठीक है। पर एक फ़ायदा होता है कि वेस्कुलर इंजरी नहीं होती है इसमें, ठीक है। किसमें, पोलीमायोसाइटिस में। तो क्या क्या हुआ कि एंडोमाइसियम में तेरे इन्फ्लामेटरी सेल मिल गए, ठीक है। और जो तेरा मसल फाइबर हेल्दी था ना उसमें आके सराउंड कर लिया और इन्वेड कर दिया किन्होंने, CD8+ लिम्फोसाइट और अदर लिम्फोइड सेल्स ने, ठीक है। साथ साथ में क्या हुआ, तेरा नेक्रोटिक और तेरा रीजनरेटिव मसल फाइबर्स वो स्कैटर्ड हो गए तेरे आगे, कहाँ पे, फेसिकल में, ठीक है। पर अच्छी बात क्या थी कि वेस्कुलर इंजरी नहीं होती है इसमें, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन की कैसे पता लगाएंगे, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी से, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी कर सकते हैं, या एलिवेटेड क्रिएटिन काइनेज दिख जाता है सीरम में, या फिर बायोप्सी कर सकते हैं, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो रहती है इसमें बेनिफिशियल रहती है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, तो ये मसल डिसीज रहती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें इम्यून मीडिएटेड लॉस हो जाता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स का। मतलब क्या है कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर लॉस हो जाते हैं हमारे इसमें। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती है तेरे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, फंक्शनल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स का ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे ख़त्म होगा, अब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। अब देख कैसे इनका फंक्शन ख़त्म होता है। पहला देख हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं तेरा कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होती है, डायरेक्ट इंजरी हो जाती है तेरा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं हम इंटरलाइजेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ रिसेप्टर का, ठीक है। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, इनिबिट कर सकते हैं बाइंडिंग ऑफ ACH का। मतलब हमने क्या करा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया, साथ में तेरा रिसेप्टर को डैमेज कर दिया और इनिबिट कर दिया एसिटाइलकोलिन को चिपकने से, जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखता हूँ ना, तो जो तेरी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है वो सिंप्लीफाइड हो जाती है, ठीक है। साथ साथ में लॉस हो जाता है तेरा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स का फ्रॉम रीजन ऑफ साइनेप्स, ठीक है। और इम्यून कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लीमेंट मेम्ब्रेन अटैक कर देती हैं, जो कहाँ पे मिलती हैं, हमें पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मिल जाते हैं, जिस वजह से वो हो रहा था ऊपर वाला कि फिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट एंड कॉजिंग डायरेक्ट इंजरी टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वाला। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होगा कि जब आदमी आएगा तो हम क्या देखेंगे कि वो वीकनेस हो जाती है, उसमें वीकनेस शुरुआत करती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स से, ठीक है। फिर क्या होता है, डूपिंग आइज हो जाती है जिसे हम पटोसिस बोलते हैं, ठीक है। डबल विजन दिखता है हमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिप्लोपिया, ठीक है। और साथ में रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसमें क्या मिलता है हमें कि टेस्टिंग फॉर सीरम एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है। साथ में रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन दिखती है इसमें।